टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के सीरीज नंबर 3 को देखने का प्रयास करते हैं, जिसमें राज्य विधानमंडल मतलब क्या स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में समझने के कुछ प्रयास करेंगे। आर्टिकल 178 में क्या कहा गया है, तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। तो स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में भारतीय संविधान में राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधानमंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 मतलब क्या, अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक राज्य विधानमंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बतलाया गया है। कहने का क्या मतलब है कि अनुच्छेद 168 से लेकर अनुच्छेद 212 तक स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में चर्चा किया गया है। राज्य विधानमंडल के संबंध में राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है, मतलब कि अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में जो है द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब कि वर्तमान समय में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया है। तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 लागू नहीं हुआ है अभी तक। तो कह सकते हैं 22 राज्यों में लगभग, मतलब क्या अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल कौन कौन शामिल होता है, तो गवर्नर और विधानसभा मतलब क्या विधानमंडल, यह शामिल होता है राज्य विधानमंडल में। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, मतलब क्या जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ कौन कौन शामिल होता है, तो वहाँ होता है VS मतलब क्या विधानसभा, VP और गवर्नर मतलब क्या राज्यपाल। जिस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ पर विधानमंडल का निर्माण होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्य परिषद को मिलाकर विधानमंडल बनता है। विधान परिषद मतलब क्या VP को उच्च परिषद मतलब क्या द्विसदन या वरिष्ठों का सदन कह सकते हैं, जबकि विधानसभा को निचला सदन या पहला सदन या लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि लोकप्रिय सदन का मतलब कि यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों का रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में। एज ए हम कह सकते हैं लोकसभा, मतलब कि जिस तरह से लोकसभा को लोगों का सदन कहा जाता है, मतलब क्या लोगों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ सदन में किया जाता है, उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों का चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में लोकसभा सदस्यों का चुनाव भारत में व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया जाता है, मतलब क्या जनता सीधे उनको चुनती है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन की व्यवस्था दी गई है। तो देखते हैं आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल 178 बोल रहा है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब कि विधानसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में किया गया है। इस अनुच्छेद तक यह कहा गया है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही अपने सदस्यों में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा और किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। जिस प्रकार से लोकसभा स्पीकर के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा स्पीकर, मतलब क्या पूछता है एग्जाम में कि विधानसभा या लोकसभा स्पीकर को अध्यक्ष शपथ कौन दिलाता है, तो कोई नहीं, मतलब कि उनका शपथ नहीं होता। जबकि विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देंगे वह विधानसभा उपाध्यक्ष को देंगे और विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देंगे वह विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा स्पीकर को देंगे, मतलब कि अध्यक्ष को देंगे, सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। और यहाँ पर यह मतलब क्या आपको समझना जरूरी है, जो संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन की व्यवस्था दी गई है। संसद एक विधान परिषद यदि यह पहले से है तो विघटित कर सकती है और यदि पहले से नहीं है तो इसका गठन कर सकती है। कहने का क्या मतलब है कि यदि राज्य चाहे तो, यदि स्टेट चाहे तो वो अपने राज्यों में विधान परिषद ला सकती है, यदि वो चाहे तो अपने राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। यह स्टेट पर निर्भर करता है, यह भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। यह कैसे होगा, तो संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में, किस संबंध में, कि भैया चलो जैसे मान लीजिए बिहार में, तो बिहार में विधान परिषद है वर्तमान में, तो बिहार सरकार की यह मतलब मंशा हुई, यह सोच हुई कि भैया हमको यहाँ से विधान परिषद समाप्त करना है। तो क्यों करना है, अब मान लीजिए विधान परिषद है तो खर्चा अधिक हो लगेगा, क्योंकि लगभग कुल 75 मेंबर हैं बिहार विधान परिषद के मेंबर। उनका सैलरी, उनका भत्ता, उनके रहने की व्यवस्था, मतलब सारा खर्चा,
तो यह एक तरह से बोला जा सकता है कि राज्य पर एक विशेष प्रकार का बोझ है यह, मतलब कि एक्सपेंसिव बोझ है यह। तो इस कंडीशन में यदि राज्य चाहे तो विधान परिषद को समाप्त कर सके। कैसे? तो संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में एक संकल्प पारित करेगी। संकल्प का मतलब क्या हुआ? एक प्रस्ताव पारित करेगी। इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है, और यह प्रस्ताव कुल मतों, मतलब कि कुल मत एवं उपस्थित सदस्यों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। सामान्य विधानसभा की तरह अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया। मतलब क्या? यह तो चाहिए स्टेट के लिए, लेकिन जब यह प्रस्ताव पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट में इसके लिए संविधान संशोधन की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को, इस संकल्प को साधारण बहुमत से पारित करके उस राज्य में विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है और उस राज्य में विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यह विधायी कार्यों में विलंब करेगा और यह संस्था बहुत ही खर्चीली होगी। वास्तविक बात है, जनता का कार्य क्या हो, लेकिन हाँ, यह भी नहीं कि यह बेकार की चीज़ें हैं। यहाँ पर यह है कि यदि विधान परिषद रहती है तो एक ही प्रस्ताव पर 2 बार चर्चा होगी, आलोचना होगी उसकी, उस प्रस्ताव पर। कारण है कि जिस तरह से मनी बिल पर राज्यसभा को पावर है 14 दिन का, उसी प्रकार से विधान परिषद को भी मनी बिल पर राज्य में 14 दिन का ही अधिकार है। तो इस प्रकार से विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है उस राज्य में, और विधान परिषद का मतलब क्या, उत्सारण भी, मतलब क्या, उसको समाप्त भी किया जा सकता है। विधान परिषद की स्थापना या गठन करना उस राज्य की अपनी इच्छा व उसकी अपनी आर्थिक स्थिति को अपना ध्यान में रखकर करेगा राज्य। जैसे आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया और उसी तरह से 1985 में इसे समाप्त भी कर दिया गया, लेकिन फिर आंध्र प्रदेश में 2007 में विधान परिषद का गठन किया गया, जो वर्तमान समय में अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 179, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद से रिक्त होना, पद त्याग देना और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जैसे मान लीजिए, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि स्टेट में जिस तरह से सेंट्रल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, उस प्रकार से स्टेट में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यह भी हमेशा याद रखिएगा, क्लियर कर लीजिए यहाँ पर। जिस प्रकार से संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत सेंट्रल में दिया गया कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी विधेयक पर, मतलब कि जिस विधेयक पर डिस्प्यूट हो, उस विधेयक पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेगा। उस प्रकार से कोई भी प्रावधान, किसी भी प्रकार का प्रावधान स्टेट के संबंध में राज्यपाल को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। मतलब कि स्टेट में किसी भी कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, यह भी आप यहाँ से याद रखें। तो यहाँ पर यह बोला गया कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करना, मतलब कि जो अध्यक्ष का जो कर्तव्य है उसका पालन करना, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने, मतलब क्या, अध्यक्ष यदि एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी मतलब क्या उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उस सदन के सदस्यों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा उस सदन की उस सभा की अध्यक्षता की जाएगी, और जो उसमें अध्यक्षता करेंगे उनके पास वह सभी पावर, वह सभी अधिकार, वह सभी शक्तियाँ निहित होगी जो एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निहित होता है। आर्टिकल 182, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, जिस तरह से राज्यसभा में। आर्टिकल 185, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए विधानसभा के अध्यक्ष को या विधान परिषद के अध्यक्ष को या विधानसभा अध्यक्ष को जब उनके मतलब कि उनको पद से पदच्युत करने के लिए, मतलब पद से हटाने के लिए यदि कोई संकल्प लाया जाता है तो उस समय नेचुरल जज, मतलब कि प्राकृतिक न्याय का हनन ना हो, तो इस कारण से उन्हें उस समय, जिस समय उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया हो, उस समय वह उस सदन की अध्यक्षता नहीं करते, बल्कि वह उस सदन में उस समय एक सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे, लेकिन वह उस समय उस सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। यह भी आप यहाँ से याद, कौन सा अनुच्छेद बोल रहा है यह चीज़, तो यह बोल रहा है अनुच्छेद आर्टिकल 185 के तहत। नेक्स्ट, अनुच्छेद 198,
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, मतलब क्या, अनुच्छेद 198 में यह कहा गया है कि धन विधेयक में कौन सा क्या सब, धन विधेयक का मतलब क्या, इसमें नई कर लगाने की चर्चा हो, कर को हटाने की चर्चा हो, कर को किसी टैक्स को कम करने की चर्चा हो, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कर को लगाने हटाने की जो प्रक्रिया जिस विधेयक में चर्चा हो, एक तरह से उसे मनी बिल कह सकते हैं। आर्टिकल 199 राज्य का धन विधेयक का चर्चा अनुच्छेद 179 में किया, 199 में किया गया आर्टिकल 199 में, और सेंट्रल का आर्टिकल 110 मतलब 110 में धन विधेयक सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए धन विधेयक का चर्चा अनुच्छेद 199 के तहत किया गया है। यह भी आप यहाँ पर याद रखें। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति, और दूसरा एक विचार के लिए आरक्षित विधेयक, मतलब क्या, हाई कोर्ट से संबंधित, मतलब क्या, उच्च न्यायालय से संबंधित यदि किसी उच्च न्यायालय के शक्तियों में यदि कमी करना है या उसकी बढ़ोतरी करना, इस प्रकार के विधेयक को जब विधानमंडल के द्वारा पारित करके जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, और राष्ट्रपति महोदय को राज्यपाल इस विधेयक को भेजता है। हाई कोर्ट से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव है तब प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, हाई कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट की शक्तियों में कमी करने संबंधित कोई प्रस्ताव है तो इस प्रकार के प्रस्ताव को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, और राष्ट्रपति को यह प्रस्ताव भेजता है। राष्ट्रपति महोदय इस पर विचार करके यदि हस्ताक्षर करके यदि वह भेजते हैं तो राज्यपाल के पास वह पुनः वापस आएगा, और राज्यपाल के पास यह अधिकार है, राइट है कि वह 6 माह के भीतर वह उसी किसी भी सदन में वह उस प्रस्ताव को पुनः वापस रखवाएगा। अनुच्छेद 202 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 214 राज्यों के राज्यपाल, मतलब क्या, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 214 के तहत यह बोला गया, अनुच्छेद 214 के तहत यह बोला गया है जो प्रत्येक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब क्या, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का चर्चा कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 214 के तहत यह बोला गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट, लेकिन कुछ ऐसा हाई कोर्ट है जो 2-3 राज्यों को मिलाकर एक हाई कोर्ट है, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो वो वर्तमान समय में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और भारत में न्यायपालिका का जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, वह एकल है। कहने क्या मतलब है, न्यायपालिका भारत में इस प्रकार कुछ पिज्जा के आकार का है, यह आप याद रखें। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तहसील। तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वह कुछ इस प्रकार से है। एक राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय का पद, मतलब क्या, जिस प्रकार से सेंट्रल मतलब कि पूरे भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा वास्तविक रूप में नहीं है कि जो हाई कोर्ट जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का वो अधीनस्थ न्यायालय, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का एक अपना ब्रॉड क्षेत्र है, एक बड़ा क्षेत्र है, एक अधिकार क्षेत्र है उसका। लेकिन हाई कोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा शब्द का प्रयोग कहीं संविधान में नहीं किया गया है। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ। भारत में उच्च न्यायालय संगठन संस्था का जो गठन है वह पहली बार 1861 अधिनियम के तहत 1862 में किया गया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1862 में। 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में किया गया, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और बिहार हाईकोर्ट के समय, पटना हाईकोर्ट के समय कब हुई, तो 1916 में, यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। तो वर्तमान में यदि कहीं पूछे आपसे करंट में कि वर्तमान में कुल कितना है, तो वर्तमान में आप बता सकते हैं कि कुल 25 हाई कोर्ट है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय का चर्चा किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय के गठन का, स्वतंत्रता का, उसका क्षेत्र का, शक्ति का, प्रक्रिया प्रोसीजर का, इन सभी के बारे में आपको आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक यदि आप पढ़ते हैं तो राज्यपाल हाई कोर्ट संबंधित, पता नहीं आज क्या बार बार मिस्टेक हो रहा है, राज्यपाल ही आ रहा है, इसके लिए हाई कोर्ट के गठन से संबंधित आप सारे प्रावधानों को यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 129 के तहत यह याद रखेंगे। और राज्यों के लिए कुछ न्यायालय होगा अनुच्छेद 214, और सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा 124। उल्टा आप देखिए, ऐसे कंपेरिजन करके पढ़िएगा, कोरिलेट करके पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत, हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 214 के तहत, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, मतलब क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में यह योग्यता क्या है, तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति के संबंध में वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
पहला। दूसरा, उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो। इतना तो 10 वर्ष का अनुभव हो, या वह उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जज बनने के लिए भारत का नागरिक हो, किसी भी हाई कोर्ट में वह 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या 10 वर्षों तक किसी भी हाई कोर्ट में वह अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रबुद्ध, एक विधि विशेषज्ञ, एक ज्ञानी, किसका ज्ञानी, लॉ का, विधि का ज्ञानी हो राष्ट्रपति की नज़र में, तो वह सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। तो अब कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट में जज बनना आसान है। कैसे? तो राष्ट्रपति की नज़र में यदि आप विधि विशेषज्ञ हैं, समाज की नज़र में नहीं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं तो जो LLB कर लेते, तो आज बोलते हैं अरे फलाना का बेटा तो LLB कर चुका है, उससे मत मुँह लगाओ, वो बहुत कानून जानता है। जी नहीं, समाज की नज़र में आप कानून के ज्ञाता हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता होना पड़ेगा, तब आप जाकर सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में आप तब भी जज नहीं बन सकते हैं। तो यह भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कोई न्यूनतम आयु का निर्धारित नहीं किया गया। भी याद रखेंगे। एग्जाम में पूछेगा कि हाई कोर्ट में जज बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, तो याद रखेंगे स्पष्ट कि कोई भी न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं किया गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर क्या रखेंगे यार, कि सुप्रीम कोर्ट में तो राष्ट्रपति के नज़र में प्रख्यात विधिवेत्ता होने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान, इस प्रकार का कोई भी प्रावधान हाई कोर्ट में जज बनने के लिए नहीं किया गया संविधान में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय संबंधी कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। अनुच्छेद 218 के तहत यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय का जो कुछ जजमेंट है उस वह उच्च न्यायालय पर लागू होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं उनके बारे में कहा गया है कि जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, पद संभालने से पूर्व उनके लिए, मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जजेज, राज्यपाल, इन सबों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक शब्द आता है वारंट जारी किया था। वारंट का मतलब यह मत समझिए कि यहाँ पर उनको गिरफ्तार किया जाता है। वारंट का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि उनका एक नियुक्ति पत्र होता है जो लिफाफे में, सीलबंद लिफाफे में बंद रहता है, तो वारंट जारी किया था। कभी पूछता है एग्जाम में कि किनके लिए वारंट जारी किया, तो यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाते हैं, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल। यह भी याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट देते हैं राष्ट्रपति, रिपीट कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं राष्ट्रपति, जबकि शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। यह याद रखेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी में हो जाता है यार हाई कोर्ट का जज है तो यहाँ पर तो राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता होगा। जी नहीं, यह नहीं याद रखेंगे। राष्ट्रपति नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है राज्यपाल। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। शपथ क्या लेते हैं, तो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखेंगे, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बना कर रखेंगे, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करेंगे। यह भी यहाँ पर दिया गया। और सबसे मुख्य बात, अपने ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। अब देखिए कितनी स्पष्ट कह दिया गया है, अपने कर्तव्यों का भय मुक्त। एक न्यायाधीश को भय नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई बड़ा केस आया है, कोई ऐसा बड़ा विवाद है जिसमें बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड का नाम है, अब वो उसके डर के मारे कहेगा नहीं नहीं वो तो बरी कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, भय से भी नहीं। उसके बाद क्या है, ज्ञान, मतलब क्या, भय या ज्ञान। अब उसके ज्ञान में वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मान लीजिए, अब उसको बचपन में वो पानी पूरी खिलाया होगा, बोलेगा अरे ये तो बचपन में बहुत मानता था, चलो इसको बरी कर देते, ऐसा भी नहीं। और अनुराग या द्वेष, बचपन में मानिए कोई इसको पीटा होगा, कोई उसका दोस्त स्कूल में, और बड़ा होकर यह जज बन गए, वो कादिल बन गए, मान लीजिए ऐसा। यदि वो नहीं भी है लेकिन उस पर दोष है, तो जज साहब सोचेंगे चलो अब इससे बदला निकालते हैं, इसने मुझे यह किया था, अब हम इसको सजा देकर इससे बदला, आज मेरा मन को ठंडा मिलेगा। नहीं, बोला गया है अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। जो निर्णय होगा वह निष्पक्ष और सत्य और कानून के तहत, विधि के तहत होना चाहिए। ना आप लोभवश, मोहवश, पापवश, भयवश, ज्ञानवश, अनुरागवश आप इसके कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। आप इन सभी से दूर होकर निष्पक्ष रूप से आप जिस पद पे बैठे हुए उसका आप पालन करेंगे। आप, यह बोला गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, न्यायाधीशों
221 न्यायाधीशों के वेतन आदि संबंधित यह है। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरंग मतलब ट्रांसफर, अनुच्छेद 222 के तहत। वैसे आप लोग उच्च न्यायालय संबंधित आप मेरा पूरा वीडियो देख सकते हो, उच्च न्यायालय को विस्तार पूर्वक बताया गया है, इस कारण अब यहाँ पर अधिक एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा इसको। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति मतलब कि एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग जस्टिस कहाँ के लिए, हाई कोर्ट के लिए। तो यह भी मतलब जब वो अनुपस्थित हो तो उनके पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालय का अधिकारिता मतलब क्या उच्च न्यायालय का जो अधिकारिता क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी करना वो पार्लियामेंट के पास है। कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत रीट निकालने की कुछ 226 और सुप्रीम कोर्ट रीट निकालेगा अनुच्छेद 32 के तहत। कौन कौन सा रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा, कुल 5 प्रकार का रीट। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी इन्हीं 5 प्रकार के रीट को जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति से किसी भी न्यायालय के अपने राज्य के संबंध किसी भी न्यायालय की वह किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण करना, कुछ ऐसा मामला है जो संबंधित न्यायालयों को नहीं है तो वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ऐसा बोल सकता है कि भैया अब आपके यहाँ का यह बात नहीं है, आप यह मेरे पास ट्रांसफर करो। उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय मतलब कि उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवकों के एक्सपेंस से संबंधित जो खर्चा या जो अधिकारी जो नियुक्त होते हैं यह सब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह करेंगे यह सब। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य के क्षेत्र तक विस्तार। अनुच्छेद 231 अत्यंत महत्वपूर्ण, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगा अनुच्छेद 231 के तहत। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों की भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 243 भाग 9 पंचायत। अनुच्छेद 243 पंचायत की परिभाषा। पंचायत से आपको याद होगा 11वीं अनुसूची 73 अमेंडमेंट 1992 1993 मतलब 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया, जिसके तहत भारत में कुल 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती जोड़ा गया और पंचायत को कुल 29 विषय कार्य करने के लिए दिया गया, जो पहली बार 64वीं संविधान संशोधन के तहत लाया गया था और 65वीं के तहत नगर पालिका व नगर निगम लाया गया था। लेकिन लोकसभा के भंग होने के कारण यह दोनों प्रस्ताव डिस्क्लोज हो गया, मतलब कि यह दोनों प्रस्ताव भंग हो गया, जिस कारण से पुनः इसी प्रस्ताव को 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के नाम से पुनः संसद में पारित किया गया। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टेट पॉलिसी में ग्राम पंचायत के गठन का चर्चा किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 40 के तहत यह बोला गया है। अनुच्छेद 40 जो है वह गांधी फिलोसफी मतलब कि गांधी के दर्शनवादी से वह परिलक्षित है। वो अनुच्छेद 243 को ग्राम सभा का गठन, अनुच्छेद 243 को पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 को पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 को स्थानों का संरक्षण, यह याद रखें। अनुच्छेद 243 यों पंचायतों की लेखाओं की समीक्षा करना और अनुच्छेद 243 पंचायतों के निर्वाचन, अनुच्छेद 243 संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। नगरपालिका भाग 9 का क नगरपालिका 74वां संविधान संशोधन, इसके तहत कुल नगरपालिका को 18 विषय दिया गया कार्य करने के लिए। 243 तो परिभाषा, 243 नगरपालिकाओं का गठन, 243 नगरपालिकाओं का संरचना और 243वां वित्त आयोग जो नगरपालिका से संबंधित है, जो राज्य के द्वारा गठन किया जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष पर। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों का विस्तार करना। पार्लियामेंट के पास यह राइट है, यह पावर है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों का वह विस्तार कर सकता है। 246 संसद द्वारा राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए विधियों की विषय वस्तु। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करना। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब कि अवशिष्ट शक्ति यह बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किस में नहीं थे, केंद्र में नहीं थे, मतलब कि संसद में नहीं थे। आर्टिकल 248 के तहत यह भी याद रखेंगे। 249 अत्यंत महत्वपूर्ण 249 राज्य सूची के विषय के समय राष्ट्रहित में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास मतलब कि राज्यसभा के पास है। यह भी याद रखेंगे आप। अनुच्छेद 249 के तहत यह बोला कि राष्ट्रहित में यदि कोई विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यदि वो राष्ट्र के लिए जरूरी है उस समय, तो राज्यसभा इस विषय पर कानून बना सकती है, सेंट्रल इस पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत यह भी याद रखेंगे आप लोग। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि मतलब कि यदि राज्य में आपातकाल लगा हुआ हो तो उस समय राज्य सूची पर विषय कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। अनुच्छेद 250 के तहत अभी आप यहाँ से याद रखेंगे। अनुच्छेद 252 के तहत क्या कहा गया? अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की शक्ति संसद और ऐसी विधि
का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना, मतलब कि दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा आग्रह किया जाएगा, मतलब कि कहा जाएगा कि भाई सेंट्रल को, कि संसद को, कि भैया आप मेरे लिए कानून बना दो हम दोनों के लिए, इस पर तो संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 252 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय करारों से को प्रभावित करने के लिए विधान, मतलब क्या इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई ऐसा कानून बन रहा है जिसके लिए राज्य के सूची पर कानून बनाना अनिवार्य है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए भी, सेंट्रल मतलब संसद केंद्र इसके लिए भी विधान बना सकता है, कानून बना सकता है। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, यदि मान लीजिए किसी भी विषय पर सेंट्रल और पहले स्टेट भी कानून बनाया और उसी विषय पर पुनः सेंट्रल भी कानून बनाया, तो इस विषय पर यदि कानून में डिस्प्यूट हो तो इस कंडीशन में सेंट्रल के द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को हम लोग देख रहे हैं लगातार, और आपको एक बार पूरा अनुच्छेद देखना, लेकिन हाँ पूरा मतलब यानी कि 355 आपको याद करना ऐसी भी नहीं है, कुछ प्रमुख अनुच्छेदों को आपको देख के निकलते चलना है, जो प्रमुख है वहाँ पर हम हाईलाइट करते जा रहे हैं। और उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट और प्रमुख जो चैप्टर है वह सभी का वीडियो ऑलरेडी पूरा विस्तार पूर्वक आपको इस चैनल पर बताया गया, आप वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं इसको। और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।